तो योगी 2.0 तैयारी पूरी हो चुकी है शपथ ग्रहण की। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ शपथ लेने जा रहे हैं और योगी के साथ 55 से 60 मंत्रियों का शपथ ग्रहण संभव है। पूरी तैयारी हो चुकी है शपथ ग्रहण की। 2024 को ध्यान में रखकर, जी हां, 2024 को ध्यान में रखकर तमाम मंत्रिमंडल पर फोकस किया जा रहा है। अपना दल एस से भी मंत्री बनाए जाएंगे, निषाद पार्टी के कोटे से भी मंत्री बनेंगे। 24 मार्च मंत्रियों के नाम फाइनल हो जाएंगे। मंत्रिमंडल के लिए दिल्ली में नामों पर चर्चा, नामों पर मंथन लगातार चल रहा है। मंत्रिमंडल के लिए 132 नामों पर चर्चा हुई है। फिलहाल एक्सक्लूसिव जानकारी इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 3 या 4 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। जैसा कि हम आपको लगातार कह रहे हैं कि 2024 से लेकर के जिस तरीके से जातिगत समीकरण है, हर वर्ग को पूरे तरीके से रिप्रेजेंटेशन मिले, प्रतिनिधित्व मिले और यहाँ पर जिस पार्टी ने जीत में अपना योगदान दिया है, जो गठबंधन में मौजूद था, निषाद पार्टी, अपना दल एस, उनके कोटे से भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि योगी 2.0 में 4 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। फिलहाल इन नामों पर चर्चा हो रही है। केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा, ये दोनों नाम बिल्कुल वैसे ही रह सकते हैं। पिछली बार केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री थे, इस बार भी बने रह सकते हैं। साथ ही साथ बेबी रानी मौर्य और ब्रजेश पाठक के नाम पर भी चर्चा हो रही है। तो ये 4 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। मुख्यमंत्री के साथ 4 डिप्टी सीएम के नामों की घोषणा हो सकती है, जिन नामों पर चर्चा हो रही है: दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और बेबी रानी मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा और ब्रजेश पाठक। तो ये वो संभावित नाम है। तो अपने आप में एक बड़ा मंत्रिमंडल होगा और इस बड़े मंत्रिमंडल में, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा स्टेट है, 403 सीटें, तो ऐसे में लगभग हर स्टेट की, हर जगह की, हर सूबे की जो है रिप्रेजेंटेशन पूरे तरीके से हो। इस कारण से ध्यान दिया जाएगा कि सभी को जो है अकोमोडेट किया जाए इस मंत्रिमंडल में। 55 से 60 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो सकता है। 3 या 4 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। नामों पर चर्चा हो रही है। 3 या 4 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। 55 से 60 मंत्री हो सकते हैं जिन्हें बनाया जा सकता है। तो ये वो 4 डिप्टी सीएम हैं जिन नामों पर चर्चा हो रही है। डॉक्टर दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य, ये बने रह सकते हैं। पिछली बार भी ये दोनों उप मुख्यमंत्री थे। साथ ही साथ ब्रजेश पाठक और बेबी रानी मौर्य। विशाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ रवि भी मौजूद हैं। सबसे पहले विशाल, मैं आपका रुख करना चाहता हूं, क्या आपके सोर्सेज कह रहे हैं? फिलहाल ये कहा जा रहा है कि 4 नामों पर चर्चा हो रही है। इसमें बताया जा रहा है बेबी रानी मौर्य के नाम पर भी चर्चा हो रही है, जो कि डिप्टी सीएम के नाम पर, और 4 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। और इसके अलावा किन नामों पर चर्चा हो रही है, क्या संभावित मंत्री हो सकते हैं? फिर उसके बाद मैं रवि का रुख करूंगा। सचिन, देखिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की दूसरी सरकार का गठन होने जा रहा है और उससे पहले 2 दौर की बैठक दिल्ली में हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद दिल्ली पहुंचे थे। गृह मंत्री अमित शाह के साथ तमाम नामों को लेकर चर्चा हुई थी। कोर ग्रुप की बैठक दिल्ली में हुई थी, जिसमें हमें पता चला लगभग 132 नामों पर चर्चा हुई थी, जिसमें से लगभग 55 से 60 नामों को शॉर्टलिस्ट करना है। अब गृह मंत्री अमित शाह 23 मार्च की रात को लखनऊ पहुंच सकते हैं। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि उन 55 से 60 नामों को लखनऊ में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। लेकिन जो जानकारी अभी तक मिल रही है उसके मुताबिक 3 से 4 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। केशव प्रसाद मौर्य, जो कि अपना विधानसभा चुनाव भले हार गए थे, लेकिन एक ओबीसी चेहरा उत्तर प्रदेश में बीजेपी के हैं, उनको डिप्टी सीएम दोबारा बनाया जा सकता है। इसके अलावा दिनेश शर्मा या ब्रजेश पाठक, इन 2 नामों में से कोई एक नाम डिप्टी सीएम बन सकता है। अब देखना यह होगा कि इनमें से फैसला किस पर होता है। तीसरा, बेबी रानी मौर्य, जो कि गवर्नर के पद से इस्तीफा देकर विधानसभा का चुनाव लड़ रही थी, आगरा ग्रामीण सीट से, एससी समाज से आती हैं, उनको भी डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा है, क्योंकि बीएसपी के कमजोर पड़ जाने के बाद से जो दलित वोट बैंक उत्तर प्रदेश की राजनीति का है, उसे बीजेपी अपने साथ मजबूती से लाना चाहती है। इसलिए एक एससी समाज से भी डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। इसके अलावा चौथा, पश्चिमी यूपी से एक और नाम हो सकता है। हालांकि लोग ये बता रहे हैं कि 3 डिप्टी सीएम के साथ ही योगी सरकार का गठन
हो सकता है। और इसके अलावा अगर हम मंत्रिमंडल की बात करें तो उसमें कुछ जो बड़े चेहरे जिन्हें दोबारा रिपीट होने की संभावना है, जिसमें श्रीकांत शर्मा, सुरेश खन्ना, सतीश महाना, रविंद्र जायसवाल, सूर्य प्रताप शाही, ये ऐसे कुछ बड़े चेहरे हैं जो कि दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह। इसके अलावा अगर यहां पर हम देखें तो 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर खास तौर पर यह मंत्रिमंडल बनाया जाएगा। जातिगत समीकरण एक बड़ा पहलू आपको इस पूरे मंत्रिमंडल में दिखाई देगा। लेकिन इसके साथ ही साथ जो बीजेपी के नेताओं से जब हम बातचीत करते हैं तो उनका यह कहना है कि 25 साल आगे की भाजपा कैसी दिखे वो भी आपको इस मंत्रिमंडल में दिखाई पड़ेगा। यानी जो संगठन के 2-3 चेहरे हैं, जैसे अगर हम बात करें जेपीएस राठौर या फिर गोविंद शुक्ला, इनमें से भी किसी एक को मंत्रिमंडल में जो संभावित मंत्री हो सकते हैं। अगर यहां पर जैसा कि आपने कहा कि अगर वो उप मुख्यमंत्री नहीं हो सकता, कम से कम संभावित मंत्री तो जरूर होंगे। ब्रजेश पाठक इससे पहले भी कानून मंत्री थे, जिस तरीके से उन्होंने चुनाव जीता एक बड़े मार्जिन के साथ। आशुतोष टंडन है, इनके नाम पर भी चर्चा हो रही, ये भी संभावित मंत्री हो सकते हैं। बाकायदा जो 55 से 60 मंत्री हैं उनका नाम राजेश्वर सिंह जो लखनऊ से चुनाव जीते हैं, उनके नाम पर भी चर्चा है। और बाकायदा उनके नाम पर जो है प्रबल चर्चा है, ये भी एक बड़ा चेहरा हो सकता है। मोहसिन रजा इससे पहले भी माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर रह चुके हैं यूपी की गवर्नमेंट में इससे पहले भी। और नितिन अग्रवाल संभावित मंत्री हो सकते हैं, युवा चेहरा, एक पढ़ा लिखा चेहरा, एक युवाओं को रिप्रेजेंटेशन देने वाला चेहरा, एक यादव चेहरे को रामचंद्र यादव के रूप में संभावित चेहरों में शामिल किया जा सकता है। रमापति शास्त्री, सुरेश पासी समाज से आते हैं और ये भी संभावित मंत्री हो सकते हैं। राकेश गुरु इस संभावित मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। लोकेंद्र सिंह इस संभावित मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। आशा मौर्य को रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकता है, जिस तरीके से SC/ST ने एक बढ़ चढ़कर हम ये कह सकते हैं पिछड़ा अति पिछड़ा समाज में जिस तरीके से बीजेपी को वोट दिया है, उसको लेकर के लगातार तो रवि भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, एक बात विशाल ने जिसका जिक्र किया, बीजेपी के नेता कह रहे हैं, खैर नेताओं का काम है, जाहिर सी बात है, कहते हैं और तभी चर्चा बड़ी होती है, तभी देरी भी लगती है कि बीजेपी आने वाले 25 साल की सोचती है या 20 साल की सोचती है। चलिए इतनी बड़ी राजनीति तो नहीं, लेकिन कम से कम ये चीज तो है कम से कम बीजेपी की मशीनरी में कि वो नजदीक की कौड़ी नहीं दूर की कौड़ी सोचती है। यहां पर 2024 को भी साधा जाएगा, फिलहाल भी देखा जाएगा और फिर ऐसा मंत्रिमंडल लाया जाएगा कि अगर कहीं बदलाव करना है तो फिर वो बदलाव करने की जरूरत अगले 5 साल में 1 या 2 बार ही पड़े और लगभग सबका रिप्रेजेंटेशन हो। शायद तभी 2, 4, 5 दिन ज्यादा भी लग जाए तो उसमें कोई गुरेज नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने और विशाल इस बात को सही खबर लेकर आए हैं कि बीजेपी आगे की राजनीति करती है। देखिए 100 साल पुराना संगठन RSS है, 2025 में 100 साल RSS के पूरे हो जाएंगे और बीजेपी के अगर कहा जाए तो 1980 में बीजेपी की स्थापना होती है, लेकिन जनसंघ की स्थापना 1950 के आसपास से है। तो बीजेपी हर एक कदम ऐसा चलती है जिसके तहत लॉन्ग टर्म की राजनीति हो, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग हो। और जिस तरह से विशाल कह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का भी रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। 4 जो मुख्यमंत्री बनाने की बात की जा रही है, जिसमें बेबी रानी मौर्य SC को अगर रिप्रेजेंट करेंगी तो 2 ब्राह्मण शायद नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरह से दिनेश शर्मा भी पंडित के रिप्रेजेंटेटिव है और ब्रजेश पाठक भी पंडित के रिप्रेजेंटेटिव है, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि एक और कास्ट को साधा जा सकता है जिसमें ब्रजेश पाठक या दिनेश शर्मा में से एक आदमी रहे और एक और चौथा नाम अलग से निकल के अगर 4 डिप्टी CM होते हैं तो। लेकिन इसके अलावा जो राजनीति है, जो यंग लोग हैं, देखिए बीजेपी में जो उत्तर प्रदेश के नाम होते थे, कल्याण सिंह, टंडन साहब, तमाम और जो बड़े नेता होते थे, उनके नाम अब धीरे धीरे खत्म होने लगे हैं। चाहे राजनाथ सिंह, इनकी राजनीति अब धीरे धीरे खत्म होगी, तो जो नए चेहरे आगे आएंगे जो अगले 25 साल की राजनीति करेंगे, उनके नाम इस कैबिनेट में लाकर, और एक मंत्री पद ऐसा होता है कि मंत्री पद देने के बाद उसको आप परीक्षा करते हैं कि उसमें कितना कैपेसिटी है, कितना कैपेबल है आगे लीडर बनने के लिए, और उसमें से कोई लीडर आगे निकलता है तो केंद्र में मंत्री बन के जाता है, जो स्टेट में डिप्टी CM बनता है, स्टेट में CM बनता है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी राजनीति करनी होगी, क्योंकि जो एज ग्रुप है, देखिए योगी जी का एज 50 के आसपास है, इसी एज ग्रुप के आसपास लीडर को खड़ा किया जाएगा जो कि अगले 20-25 साल यानी 70-75 का जो डेडलाइन है बीजेपी का, उस तक की राजनीति कर पाए, स्टेट की भी और केंद्र की भी। जाहिर सी बात है। अनिला सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं, अनिरुद्ध सिंह है हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ कुश अम्बेडकर हैं जो कि BSP के नेता हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर संजीव मिश्रा भी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनिला जी, कुल मिलाकर के जिन नामों पर चर्चा हो रही है वो तो हम लगातार बता ही रहे हैं, पुराने मंत्री भी हैं, 4 डिप्टी CM का लेकर के आना, फिर 2024 भी आगे चुनाव लड़ना है। आप किस तरीके की झलक या कैसा मंत्रिमंडल देख रही हैं, कैसा मंत्रिमंडल देखना चाहती हैं?
मेरी सबको राम राम। और मुझको भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है और जो चयन का जो पूरा एक प्रोसेस होता है उसके ऊपर पूर्ण विश्वास है कि जो भी चेहरे सामने आएंगे वो बहुत सोच समझकर और हर चीज को ध्यान में रखते हुए चेहरे फाइनलाइज किए जाएंगे जो मंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश में आएंगे और जन सेवा करेंगे। पर मैं मालूम है जब जब ये डिस्कशन सुनती हूँ सचिन जी, और कि इस जाति का रिप्रेजेंटेशन, इस धर्म का रिप्रेजेंटेशन, और मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मेरे देश में वो सुबह तो आएगी ना जब कैलिबर, कैपेसिटी, डिलीवरी और इन सब जो वर्टिकल्स हैं, इन सब जो मापदंड है इस पर जो खरे उतरे वो बने। पर डेफिनेटली मैं क्योंकि एक महिला हूँ, एक महिला होने के नाते मैं ये भी देखना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में महिलाओं को कितनी जगह मिल पा रही है। और मुझे लगता है जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि मुख्यमंत्री के चेहरे के बारे में किसी को कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, परंतु कौन कौन डिप्टी सीएम बनेगा और कौन कौन जो है कैबिनेट में किस रूप में सम्मिलित होगा वो आने वाला समय बताएगा। पर हाँ, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूँ, मैं एक महिला हूँ, तो डेफिनेटली मैं बहुत ही कहती हूँ बेताबी से मैं भी देख रही हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कितना होगा कैबिनेट में। जाहिर सी बात है, एक महिला होने के नाते आप ये कह रही हैं कि महिलाओं का पूरा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अनिरुद्ध सिंह जी, फिलहाल जो कोशिश की जा रही है कि भले इसमें पिछड़ी जाति हो, मौर्य समाज हो, पासी हो, जिसने जो है पार्टी को वोट दिया, सबका रिप्रेजेंटेशन आए, यानी कि सबका साथ सबका विकास की बात जो है वो कर रही है पार्टी। फिलहाल आप इससे सहमत दिखते हैं? भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बधाई देता हूं कि जनता ने उनको चुना है और बहुमत दिया है उत्तर प्रदेश में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में जिस तरह पिछले 5 साल काटे हैं उत्तर प्रदेश जनता ने, वो काटने ना पड़े, वो दिन देखने ना पड़े। और रही बात पिछले जो जातीय साधने की, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा जातियों की राजनीति करती आई है और वो भी कभी भी कर रहे हैं और अब आगे भी करेंगे, और करने से उनसे कोई रोक नहीं सकता क्योंकि वो सत्ता में बैठे वो लोग हैं। और स्वाभाविक है कि आगे 2024 का चुनाव आ रहा है, तो उसको देखकर उसके तौर तरीके से वो लोग अपना मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। और जैसे मैं अनिला जी को सुन रहा था, हमारी बहन है, और ये लोग इन्होंने अच्छा एक सवाल किया कि महिलाओं को कितनी भारतीय जनता पार्टी भागीदारी देती है। मैं इनकी बात से सहमत हूं और मैं चाहता हूं कि जिस तरह बेटियों की, महिलाओं की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, और मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम जो हिस्सेदारी है, जो भागीदारी है महिलाओं को लेकर, इसमें भी तत्परता दिखाएगी बीजेपी गवर्नमेंट, और उसमें भी बड़ी मात्रा में महिलाओं को आगे लाने का काम करेगी। और जातियां जो साधने के साथ रहे हैं, तो जहां तक हम लोगों को सुनने में आ रहा है कि भाई इस मंत्रिमंडल में अभी तक जो तनातनी रस्साकसी चल रही है उसको लेकर कि कौन डिप्टी सीएम 4 बनाने की बात आ रही है, जब योगी जी शायद तैयार नहीं। योगी जी चाहते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ अकेले एक ही मुख्यमंत्री रहे। इन सब बातों को लेकर देखिए अब 2-4 दिन में शायद फैसला कर लेंगे, इनका इंटरनल मामला है, उसमें हम लोग तो कुछ नहीं कह सकते, मगर हाँ जो रस्साकसी चल रही है उस पर जरूर हम लोग नजर रखे हुए हैं और आगे आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होगा। और आशा करते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए जो 5 साल जो दुख दिया है, ऐसा दुख आगे वाले दिनों में देखना पड़े, इसका क्योंकि जो खामियाजा जनता भुगत रही है, ऐसा दोबारा ऐसे कोई मोहर ना लगाता है दोबारा। मतलब ठीक है, चलिए ठीक, अब तो चुनाव खत्म हो चुके हैं, आपने मुबारकबाद भी देगी, लेकिन कोई अपने ही दुख पर जो है, अपने दुखों पर दोबारा मोहर थोड़ा ना लगाता है कि आपने मेरे को दुख दिया और मैं दोबारा दुखों पर मोहर लगा देता हूं। खैर, इस चर्चा से तो कम से कम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब तो यह मंत्रिमंडल की बात हो रही है। कुश अम्बेडकर, क्यों ऐसा लगता है कि मायावती को अब भी कि उनका जो वोट बैंक वो छिना समाजवादी पार्टी की वजह से, जिस कारण से समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को जिताने के लिए अपना एक कैंडिडेट या फिर अपना एक परिवार का साथी बीजेपी में भेज दिया? नहीं, एक तो मैं आपके माध्यम से क्लियर कर देता हूं, मैं बसपा का नेता नहीं हूं, लेकिन फिर भी जिस तरीके का एक स्पेस बना है दलितों के बीच में, उसको भाजपा कोशिश करेगी कि उस स्पेस को भरा जाए। बहन जी या बसपा की जिस तरीके से सक्रिय भूमिका नहीं रहती, वो सक्रिय भूमिका नहीं रही, इस वजह से जो कोर वोटर भी है वो भी कहीं ना कहीं छिटका है और दलितों के बीच एक शून्य का भाव आ गया है। उसको पूरा करने के लिए सारे जातीय समीकरण साधने की कोशिश इस वक्त भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि यदि वो जो वोट बैंक है वो छिटका है तो वो छिटक के बीजेपी के पास आए, ना कि वो सपा के पास आए। इसलिए जैसे आपने अभी बताया कि एक डिप्टी सीएम दलित समाज से देने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं।
संजीव मिश्रा, आपको क्या लगता है कि फिलहाल जो है यहाँ से तैयारी 2024 का एक कहीं ना कहीं स्वरूप देखने को मिलेगी, या आप इसे कैसे देखेंगे? जिस तरीके से लगभग हर वर्ग को साधने की, हर वर्ग को रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश जैसी खबरें आ रही हैं की जा रही है इन चेहरों में। देखिए, आपने देखा जब 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ था और उस समय जो मंत्रिमंडल बना था, उस समय केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष थे और एक पिछड़े वर्ग के नेता थे, एक ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री दिया गया और इस तरह से एक एनालिसिस की गई। तो मुझे लग रहा है कि इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा। इसमें जो दलित चेहरा है, तो अब हमें बेबी रानी मौर्य को इसलिए हम मजबूती से मानते हैं, सब लोग मान रहे हैं, क्योंकि वो एक प्रदेश के राज्यपाल से वापस बुलाई गई थी। जब सुबह मतगणना वाले दिन थोड़ा गड़बड़ लग रहा था तो भी बड़ा सबको चिंता हो रही थी। और महिला है, महिला और दलित, मायावती के रूप में दलित नेतृत्व एक महिला नेतृत्व को बड़े मन से स्वीकार कर चुका है। और यहाँ पर देखा जाए तो एक तो ये तय बात है कि कहीं ना कहीं बेबी रानी मौर्य का जबरदस्त पॉजिटिव समायोजन होगा। दूसरा नाम ये कि भाई, अगर पिछली बार प्रदेश अध्यक्ष के रूप में केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ी जीत दिलवाई थी तो केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री बने थे, तो इस बार स्वतंत्र देव सिंह का क्लेम भी बनता है। क्यों बनता है? दूसरा कारण, स्वतंत्र देव सिंह कुर्मी है, ओबीसी से आते हैं, ओबीसी में नॉन यादव ओबीसी ने इस बार भी पूरे मन से बीजेपी को वोट दिया। एक केशव प्रसाद मौर्य की डाउट क्लेम बनता है और इस तरह की चर्चा भी हो सकता है, लेकिन तभी तो मैंने कहा कि ना, क्योंकि यहाँ से सेंटर की बात भी है तो सेंटर को लेकर भी हो सकता है कि कोई बात चल रही हो। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.